नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति में घटक क्रमांक 4 है। घटक क्रमांक 4 के अंतर्गत तर्क संगति व अनुमान, तर्क संगति व अनुमान से संबंधित प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। और यह तर्क संगति व अनुमान यह शिष्यवृत्ति के अंतर्गत है और इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग है, इसका एक भाग है भाषिक और दूसरा भाग है अभाषिक। तो भाषिक तथा अभाषिक के अंतर्गत मेरे द्वारा आभाषिक का वीडियो आप पहले देख चुके हैं। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से भाषिक में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और भाषिक से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो पहले तर्क संगति व अनुमान के बारे में हम थोड़ा परिचय कर लेते हैं कि तर्क संगति और अनुमान संबंधित प्रश्न जो है क्या इससे अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं हमारे विचार शक्ति को प्रेरणा देते हैं। इसमें दी गई किसी वाक्य रचना पर आधारित अनेक बातों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय अपनी कल्पना शक्ति व विचार शक्ति का उपयोग में लाना पड़ता है हमें, और उस पर सटीक अनुमान लगाकर बिल्कुल सही उत्तर का चुनाव करना पड़ता है। अनुमान लगाना यानी तर्कशास्त्र के नियमानुसार निकाला गया निष्कर्ष होता है। पहेली हल करने के लिए हम अपनी कल्पना शक्ति व विचार शक्ति को उपयोग में लाकर अनुमान लगाते हैं और उत्तर को ढूंढते हैं। इसी के अनुसार यह प्रश्न होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर विचार करके सही उत्तर निश्चित करना आवश्यक होता है। तो हम जानते हैं कि इस घटक का भाषिक और अभाषिक ऐसे मुख्य 2 उपघटकों में वर्गीकरण किया जाता है। तो भाषिक विभाग में प्रश्नों का स्वरूप, भाषिक में प्रश्नों का स्वरूप जो है ये शाब्दिक रूप में होता है। किस रूप में होता है? शाब्दिक रूप में होता है। और अभाषिक में क्या होता है? अभाषिक में शब्दों का रूप जो है ये आकृतियां दी रहती हैं, ये आकृतियां रहती हैं। इसका आकृतियों के रूप में प्रश्न रहता है। तो इस तरह से भाषिक और अभाषिक के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम भाषिक के बारे में जानते हैं। तो भाषिक में देखिए, भाषिक में आयु से संबंधित भाषिक प्रश्नों के अंतर्गत देखिए, भाषिक के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो भाषिक के अंतर्गत आयु से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आयु जैसे इस प्रश्न प्रकार में 2 या 3 व्यक्ति के आयु की तुलना गुणा में की जाती है। 2 या 3 व्यक्ति की आयु की तुलना गुणा में की जाती है। उसी प्रकार और क्या रहता है? उसी प्रकार एक व्यक्ति की आयु, एक व्यक्ति की आयु, ये भाषिक में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति की आयु, जन्म वर्ष या जन्म तारीख दी जाती है।
जन्म वर्ष रहता है या जन्म तारीख? जन्मा तारीख जिसको बोलते हैं, या जन्म तारीख दी जाती है। अर्थात इस प्रकार के प्रश्नों में जन्म तारीख दी जाती है, व्यक्ति की आयु दी जाती है, उस पर से दूसरे या तीसरे व्यक्ति की आयु पूछी जाती है। जब ये इस तरह से आयु या जन्म तारीख दी जाती है तो उस पर से क्या किया जाता है, इस प्रश्न पर उस पर से दूसरे या तीसरे व्यक्ति की आयु पूछी जाती है। अर्थात कि किस प्रकार के आयु से संबंधित प्रश्नों में, इस प्रश्न प्रकार में 2 या 3 व्यक्ति के आयु की तुलना गुणा में की जाती है। किस में की जाती है? गुणा में की जाती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति की आयु, जन्म वर्ष या जन्म तारीख दी जाती है। एक व्यक्ति की आयु या जन्म का वर्ष या जन्म तारीख दी जाती है तो उसी पर से दूसरे या तीसरे व्यक्ति की आयु पूछी जाती है। तो आयु से संबंधित प्रश्नों में हमें इस प्रकार से शाब्दिक प्रश्न को लगाना रहता है। और इसके बाद आयु के बाद तुलना से संबंधित प्रश्न आते हैं। तुलना से संबंधित प्रश्न आते हैं। और तीसरा जो है, नाम में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आते हैं। नाम में क्या रहता है? परिवर्तन हो जाता है। नाम में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आते हैं। और चौथा जो है प्रश्न प्रकार, इसमें रिश्ते से संबंधित प्रश्न आते हैं इस भाषिक में। पहला हमने देखा आयु से संबंधित प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसके बाद तुलना। अब तुलना में देखिए क्या होता है। इस प्रश्न में वस्तु, पदार्थ अथवा व्यक्ति के गुणों की ऊंचाई या अथवा आकार के आधार पर तुलना की जाती है। यह तुलना समझकर उसके तर्क के आधार पर उत्तर देना पड़ता है। तुलना करते समय अधिक अथवा कम प्रमाण होता है, जिसमें अधिक के लिए हमें इस तरह का निशान लगाना पड़ता है और कम के लिए इस तरह के चिन्ह का निशान हमें लगाना पड़ता है। ये तुलना में इस तरह से संबंध में प्रश्न आते हैं। अब नाम में परिवर्तन देखिए। इस प्रश्न प्रकार में उत्तर खोजने के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर खोजना और खोजे गए उत्तर को क्या कहते हैं, यह खोजने तब उत्तर प्राप्त होता है। ये नाम परिवर्तन में इस तरह के प्रश्न आते हैं। और रिश्ते संबंधित में देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं। इस प्रश्न प्रकार में 2 व्यक्तियों में एक दूसरे के बीच रिश्तेदारी संबंध पर विचार किया जाता है। जैसे माँ, पिताजी, मामा, चाचा, भांजा, बहन, ननद, सास, ससुर इत्यादि के रिश्तों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हमें भाषिक के बारे में आयु, तुलना, नाम में परिवर्तन और रिश्तों से संबंधित ये प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न शाब्दिक रूप में होते हैं। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि बुद्धिमत्ता के अंतर्गत भाषिक में किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसे किस तरह से हमें हल करना रहता है। तो भाषिक प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, देखिए, ऊंट को हाथी
हाथी को बाघ, बाघ को सिंह, सिंह को जिराफ कहने पर राष्ट्रीय प्राणी कौन सा होगा? प्रश्न है, देखिए, ऊंट को हाथी कहते हैं, हाथी को बाघ कहते हैं, बाघ को सिंह कहते हैं और सिंह को जिराफ कहने पर राष्ट्रीय प्राणी कौन सा होगा? तो यहाँ उत्तर पर्याय में 4 पर्याय है। देखिए, पहला है हाथी, दूसरा क्रमांक है जिराफ और तीसरा क्रमांक है बाघ, चौथा क्रमांक है सिंह। तो ध्यान से हमें पूछा है कि राष्ट्रीय प्राणी कौन सा होगा, तो अब हमें पता रहना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है। राष्ट्रीय प्राणी हमारा कौन सा है? तो आप सबको पता है कि राष्ट्रीय प्राणी जो है ये क्या है? राष्ट्रीय प्राणी हमारा बाघ है। बाघ जो है ये राष्ट्रीय प्राणी है। तो बाघ को यहाँ क्या कहा गया है? ध्यान से देखेंगे तो बाघ को यहाँ क्या कहा गया है? बाघ को यहाँ सिंह कहा गया है। बाघ को सिंह। प्रश्न है, ऊंट को हाथी कहा गया, हाथी को बाघ कहा गया, तो बाघ को सिंह कहा गया है। अर्थात ये जो सिंह है यही हमारा क्या है? राष्ट्रीय प्राणी है। इस प्रश्न के अंतर्गत स्पष्ट है कि बाघ को सिंह कहते हैं और सिंह को जिराफ कहने पर राष्ट्रीय प्राणी कौन सा होगा? राष्ट्रीय प्राणी सिंह होगा। तो हमें करना क्या है? उत्तर पर्याय में हमें जाना है और उत्तर पर्याय के जो 4 इस तरह से गोले दिए रहते हैं, उन गोलों में हमें चौथे क्रमांक के गोले को इस तरह से रंगना रहता है। तो हमें पता चल गया कि ऊंट को हाथी कहते हैं, हाथी को बाघ कहते हैं, बाघ को सिंह कहते हैं और सिंह को जिराफ कहने पर राष्ट्रीय प्राणी कौन सा होगा? बाघ को सिंह कहते हैं। तो ये पर्याय क्रमांक 4 पर सिंह है, तो सिंह जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस तरह से प्रश्न दूसरा है, देखते हैं हम भाषित प्रश्न के अंतर्गत। प्रश्न दूसरा, प्रिंटर को कीबोर्ड, प्रिंटर को कीबोर्ड, कीबोर्ड को माउस, माउस को स्पीकर कहने पर टाइपिंग किसकी सहायता से करेंगे? प्रश्न फिर से एक बार देखिए, प्रिंटर को कीबोर्ड, कीबोर्ड को माउस, माउस को स्पीकर कहने पर टाइपिंग किसकी सहायता से करेंगे? तो उत्तर पर्याय 4 पर्याय है। देखिए, इसमें पहला है स्पीकर, दूसरा है कीबोर्ड और तीसरा है माउथ और चौथा है प्रिंटर। तो इसमें पूछा गया है कि टाइपिंग किसकी सहायता से करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि टाइपिंग किसकी सहायता से की जाती है। कंप्यूटर में टाइपिंग जो है, ये टाइपिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कीबोर्ड को, कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान से देखना है कि प्रिंटर को कीबोर्ड कह रहे हैं और कीबोर्ड को माउस कह रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न, माउस को स्पीकर कह रहे पर टाइपिंग किसकी सहायता से करेंगे? तो प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ते हैं इसको। यहाँ कीबोर्ड को माउस कहा गया है, कीबोर्ड को माउस कहा गया है। तो कीबोर्ड को माउस कहा गया है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है माउस होगा, क्योंकि कीबोर्ड से ही हम टाइपिंग करते हैं। तो हम उत्तर पर्याय देखते हैं। पहले पर्याय क्रमांक पर स्पीकर है, दूसरे पे कीबोर्ड है, तीसरे पे माउस है और चौथे पर प्रिंटर है। अर्थात पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही है, माउस सही है। क्यों सही है?
क्योंकि यहाँ प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि प्रिंटर को कीबोर्ड कह दिए, कीबोर्ड को माउस कहते हैं। तो कीबोर्ड से ही हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। तो टाइपिंग करने के लिए हमें यहाँ माउस का उपयोग करना पड़ेगा। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है ये इसका सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से रंग देंगे तो हमें पता चल गया, क्योंकि टाइपिंग जो है कीबोर्ड से किया जाता है और यहाँ कीबोर्ड का नाम परिवर्तन कर दिया गया, कीबोर्ड को माउस कहा गया है। तो माउस ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्रमांक 3 हम देखते हैं, जब कुर्सी को टेबल, टेबल को कॉपी, कॉपी को पेन व पेन को रबर कहने पर आप लिखने का कार्य किस पर करोगे। प्रश्न को फिर से ध्यान से हम पढ़ते हैं, जब कुर्सी को टेबल, टेबल को कॉपी, कॉपी को पेन व पेन को रबर कहने पर आप लिखने का कार्य किस पर करोगे। तो उत्तर पर्याय है, देखिए पहला पर्याय है कॉपी, दूसरा पर्याय है पेन, तीसरा पर्याय है पुस्तक और चौथा पर्याय है रबर। तो हमें ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है कि जब कुर्सी, और हमें देखिए इस प्रश्न को हल करते समय सबसे अपने आप से प्रश्न करना है कि लेखन का कार्य किसमें करते हैं। तो लिखने का कार्य किसमें करते हैं, आप सबको पता है कि लेखन करने का काम हम कॉपी पर करते हैं। किस पे करते हैं, कॉपी पर करते हैं। तो अब प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ते हैं कि जब कुर्सी को टेबल कह दिया गया, टेबल को कॉपी कह दिया गया, कॉपी को पेन कह दिया गया और पेन को रबर, तो यहाँ कॉपी पर हम लिखने का काम करते हैं। तो कॉपी को यहाँ क्या कहा गया है, कॉपी को यहाँ क्या कहा गया है, कॉपी को यहाँ पेन कहा गया है, पेन बना दिया गया, कॉपी को पेन बना दिया गया। अर्थात इस प्रश्न में लिखने का कार्य जो है ये पेन द्वारा होगा। लिखने का कार्य किसके द्वारा होगा, पेन द्वारा होगा। तो हम उत्तर पर्याय क्रमांक 2 पर देखिए, यहाँ पेन है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक के 2 के गोले को इस तरह से रंग देंगे, इसको काले या नीले बॉल पेन से। तो हमें इस प्रश्न में पता चल गया कि जब कुर्सी को टेबल, टेबल को कॉपी और कॉपी को पेन कहा गया है, कॉपी को पेन कहा गया है, तो लिखने वाला कार्य जो है ये पेन पर होगा। अर्थात इस प्रश्न का पर्याय क्रमांक 2 पर पेन है। तो पर्याय क्रमांक 2 जो है ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4 को हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है भाषी के अंतर्गत, रमेश गणेश से ऊंचा है, रमेश गणेश से ऊंचा है, सुरेश रमेश से ऊंचा है, रवि सुरेश से ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा कौन है। प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके इस प्रश्न का उत्तर हमें खोजना है। 4 पर्याय है, पहला पर्याय है रमेश, दूसरा है सुरेश, तीसरा है गणेश और चौथा है रवि। तो प्रश्न को हम फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। रमेश गणेश से ऊंचा है, सुरेश रमेश से ऊंचा है, रवि सुरेश से ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा कौन है। तो प्रश्न को ध्यान से देखने के बाद हम इसको तर्क लगाते हैं कि ये जो रमेश है, रमेश ये क्या है, गणेश से ऊंचा है। देखिए इस तरह से निशान हमने लगा लिया कि रमेश गणेश से ऊंचा है, अर्थात रमेश बड़ा है और गणेश छोटा है। उसके बाद सुरेश जो है, ये सुरेश रमेश से ऊंचा है, अर्थात ये निशान हमने लगा लिया कि रमेश जो है, इस सुरेश जो है ये
रमेश से ऊंचा है। किससे ऊंचा है? रमेश से ऊंचा है। अब आगे क्या कह रहा है? रवि सुरेश से ऊंचा है। अब ये रवि जो है, ये रवि किससे बड़ा है? सुरेश से बड़ा है। प्रश्न को फिर से ध्यान से देखिए। रमेश गणेश से ऊंचा है, सुरेश रमेश से ऊंचा है, रवि सुरेश से ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा कौन हुआ? तो सबसे ऊंचा यहाँ रवि ही आ रहा है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही है कि रवि जो है ये सबसे ऊंचा है। रवि सबसे ऊंचा। यहाँ देखिए हमने लगाया, इसको हल किया कि रमेश ये बड़ा है गणेश से, सुरेश बड़ा है रमेश से, तो रवि बड़ा है सुरेश से। अर्थात रवि जो है सबसे ऊंचा है। तो उत्तर पर्याय क्रमांक जो 4 ऐसे दिए रहते हैं, तो इसमें हम 4 नंबर के पर्याय को इस तरह से रंगेंगे तो हमें पता चल गया कि रमेश गणेश से ऊंचा है, सुरेश रमेश से ऊंचा है, रवि सुरेश से ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा रवि है। और रवि जो है ये पर्याय क्रमांक 4 पर दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर होगा। भाषिक प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5 हम देखते हैं। आम केला से सस्ता है। आम केला से सस्ता है। केला सेब से महंगा है, तो सबसे महंगा फल कौन सा है? प्रश्न को फिर से एक बार पढ़िए। आम केला से सस्ता है, केला सेब से महंगा है, तो सबसे महंगा फल कौन सा है? इसको आपको ध्यान से लगाना है। और उत्तर पर्याय है, देखिए पहला पर्याय क्रमांक पर आम है, दूसरे पर केला है, तीसरे पर सेब है और चौथे पे आम व सेब है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अब पहले क्या दिया गया है? पहले दिया गया है कि आम जो है ये केला से सस्ता है। क्या है? केला से सस्ता है। अर्थात आम छोटा है, केला बड़ा है। पहले दिया है आम केला से सस्ता है, उसके बाद बोल रहा है कि केला जो है वो सेब से महंगा है। अब बोल रहा है कि केला जो है ये सेब से महंगा है। अर्थात केला जो है ये महंगा है और सेब जो है ये सस्ता है। तो पूछ रहा है तो सबसे महंगा फल कौन सा है? पहले पूछा है कि आम केला से सस्ता है, तो आम छोटा हो गया, केला बड़ा हो गया। और फिर कह रहा है कि केला जो है वो सेब से महंगा है, तो केला जो बड़ा हो गया और सेब छोटा हो गया। तो प्रश्न में पूछ रहा है तो सबसे महंगा फल कौन है? तो सबसे महंगा फल क्या होगा? केला ही होगा। तो उत्तर पर्याय क्रमांक में हम इस तरह से इसको देखेंगे कि पर्याय क्रमांक 2 जो है यहाँ पर ये सही उत्तर है। पर्याय क्रमांक 2 पर केला है, तो 2 नंबर के गोले को उत्तर पर्याय में हम इस तरह से रंगेंगे, क्योंकि उत्तर पर्याय क्रमांक को हमें शिष्यवृत्ति के पेपर में रंगना रहता है। तो हमें पता चल गया है आम केला से सस्ता है, केला सेब से महंगा है, तो सबसे महंगा फल क्या है? सबसे महंगा फल केला है। तो इस तरह से भाषिक प्रश्नों के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को हमें ध्यान से तर्क पूर्वक पढ़ करके विचार शक्ति का उपयोग करके हमें उत्तर पर्याय क्रमांक को सही ढूंढना रहता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से भाषिक तर्क संगति व अनुमान के अंतर्गत भाषिक में आने वाले शब्दों को क्या करिए, आप लगाइए, हल करिए और उसको ध्यान से देखिए। तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं
धन्यवाद सभी को।